नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं, मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं जो तुझ पर बरस जाऊं। तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। ये दोस्तों हमारी मंजिल है। ये जो हमारी मंजिल है, ये मंजिल हमसे कहती है, क्या कहती है? कहती है मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं जो तुझ पर बरस जाऊं। तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। दोस्तों अगर ये मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 7 दिसंबर 2020 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए मोस्ट जीके जीएस के प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम शुरू करते हैं आज पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न हमारा है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक की बात करते हैं, हमारा हो गया नागरहोल हो गया। कौन सा हो गया? नागरहोल हो गया। नागरहोल हो गया। बांदीपुर होगा। कौन सा? बांदीपुर हो गया। नागरहोल, बांदीपुर। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये कहाँ है? ये हमारे सारे कहाँ हैं? ये हमारे कर्नाटक में स्थित हैं। कहाँ है? कर्नाटक में स्थित हैं। बांदीपुर, नागौर और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। बात यहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु की करते हैं। तमिलनाडु यहाँ ऑप्शन में तमिलनाडु दिया है, तो तमिलनाडु में हमारा मधुमलाई हो गया। कौन हो गया? मधुमलाई हो गया। मधु कहीं कभी आप सभी को मिलेगा, मधुमलाई मिलेगा कहीं कहीं, मधुमलाई नेशनल पार्क। और कहीं कहीं आपको सभी को मिलेगा मधुमलय मिलेगा। क्या होगा? मधुमलय राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलेगा। मुकुर्थी यहाँ पर क्या कौन सा है? मुकुर्थी, मधुमलाई, मन्नार की खाड़ी। कौन सा? मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये कहाँ है? ये हमारे तमिलनाडु में पड़ते हैं। कौन कौन से? मुकुर्थी, मधुमलाई, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये हमारे तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में हमारा दिया है करा गोवा। गोवा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? दोस्तों गोवा में हमारा महावीर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महावीर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये हमारा कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा कहाँ है? ये हमारा गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है। और दोस्तों बचा हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हमारा कौन सा है? यहाँ दोस्तों हमारा क्या? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश हमारा नामदफा है। कौन सा है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान हमारा ये कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये हमारा कहाँ है? नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु के बारे में आपसे को होता है, मुकुर्थी, मधुमलाई, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तमिलनाडु में है। गोवा में महावीर राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में बांदीपुर, नागौर, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, अरुणाचल प्रदेश में हमारा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों एक दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कभी पूछ लेता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? कौन सा? कान्हा है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो हमारा मध्य प्रदेश में स्थित। कान्हा है, पन्ना है। कान्हा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। पूछ लेता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ है? ये हमारा वेस्ट बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और आप सभी लोग को होमवर्क के लिए प्रश्न दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ये आप सभी को एक राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तर प्रदेश का कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया कर है कि 1820 ईस्वी में 1820 में मुनरो ने निम्नलिखित में से कौन सी लगान की व्यवस्था आरंभ की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारी रैयतवाड़ी। कौन सी हो जाएगी? रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने शुरू किया था? थॉमस मुनरो ने। किसने? थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। दोस्तों बात करते हैं रैयतवाड़ी की, हो गई हमारा मुनरो। और महालवाड़ी किसने शुरू की थी दोस्तों? महालवाड़ी दक्षिण भारत में किसने शुरू की थी? उत्तर भारत में किसने शुरू की थी? ये हमारे हाल्ट मैकेंजी ने। किसने? हाल्ट मैकेंजी ने। किसने? मैकेंजी ने जो है रैयतवाड़ी को महालवाड़ी को किसने शुरू किया था? हाल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था रैयतवाड़ी को, रीड मुनरो ने। जबकि जो है यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को क्या किसने शुरू किया था? या जमींदारी को दोस्तों ये किसने शुरू किया था? हमारे कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। किसने?
कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। किसने? कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। महालवाड़ी हार्ड मैकेजी और रैयतवाड़ी कौन हो गया? रीड मुनरो हो गया। थॉमस मुनरो के नाम से जानते हैं। कॉर्नवालिस जमींदारी प्रथा की शुरुआत इसने की थी। यहाँ पर कॉर्नवालिस नाम आया तो कॉर्नवालिस को हम जो किस नाम से जानते हैं दोस्तों? फादर ऑफ पुलिस। फादर ऑफ पुलिस के नाम से किसको हम जानते हैं? फादर ऑफ पुलिस के नाम से हम किसको जानते हैं? पुलिस के नाम से दोस्तों हम जानते हैं कॉर्नवालिस को। और फादर ऑफ सिविल सर्विस। फादर ऑफ सिविल सर्विस के रूप में भी हम कॉर्नवालिस को जानते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किसने शुरू किया था? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को दोस्तों किसने शुरू किया था? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को हमारी किसने शुरू किया था? ये भी हमारा कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया गांधार कला शैली। गांधार कला शैली से प्रभावित थी। किससे प्रभावित थी? किस कला से प्रभावित थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोरियाई या मंगोलियाई कला से, या फारसी और तुर्की से, या चीनी और जापानी से, या यूनानी और रोमन से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, जो क्या हो जाएगा? यूनानी और रोमन से गांधार कला शैली प्रभावित थी। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कौन सा? सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा? मध्य प्रदेश, या जो है कर्नाटक, या महाराष्ट्र, या तमिलनाडु। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, तमिलनाडु में सूर्य मंदिर स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र की बात करते हैं दोस्तों, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? एलोरा की गुफाएं दोस्तों कहाँ स्थित हैं? दोस्तों महाराष्ट्र में है, और ये भी हमारे यूनेस्को में शामिल है। कर्नाटक की बात करते हैं दोस्तों, ये हम्पी है। हम्पी कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में है दोस्तों, ये भी यूनेस्को में शामिल है। मध्य प्रदेश की बात करते हो, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप। किसका? सांची का स्तूप जो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में स्थित है। और ये भी हमारा किस में है? ये भी यूनेस्को में शामिल है। पूछ लेता है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस में जो है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। बात करते हैं यूनेस्को में वर्तमान में कितने विश्व विरासत है? कितने विरासत हैं दोस्तों? वर्तमान में 42 विरासत शामिल हैं। और 42वां कौन है? ये हमारा होयलेश्वर मंदिर। कौन सा है? 42वां हमारा होयलेश्वर मंदिर। ये होयलेश्वर मंदिर जो है 42वां जो है ये हमारा विश्व विरासत में शामिल है। और 21वां कौन सा शामिल है? 21वां हमारा शांति निकेतन है। कौन सा है? शांति निकेतन हमारा 21वां जो है विश्व विरासत शामिल है। शांति निकेतन दोस्तों हमारा 21वां है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया करा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन ए में देकर भवई गुजरात, या तमाशा उत्तराखंड, या मार्च मध्य प्रदेश, या मुंडियट्टी केरल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। तमाशा दोस्तों उत्तराखंड में नहीं किया जाता है, बल्कि तमाशा दोस्तों महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? तमाशा लावड़ी है, तमाशा है, ये सब कहाँ के हैं? ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के हैं। कहाँ स्थित है? तमाशा और लावड़ी महाराष्ट्र में किए जाते हैं। और यहाँ पर भवई गुजरात एकदम राइट है, मार्च मध्य प्रदेश सही है, और मुंडियट केरल में। राइट आंसर इसका हो जाएगा सेकंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, कर भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बैंकिंग सेक्टर के बारे में कौन सा कथन गलत है? करा ऋण उधारकर्ता को सदैव एक ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है जिनमें पुनः बहुत कठिन हो जाता है, जिनमें पुनः प्राप्ति बहुत कठिन हो जाती है। तो दोस्तों ये हमारा एकदम गलत है। ऋण उधारकर्ता को सदैव एक ऐसी परिस्थिति में पहुंचा देता है जिनमें से पुनः प्राप्ति बहुत कठिन हो जाती है। एकदम गलत है। आरबीआई केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा जारी करता है। एकदम सही है। और भारतीय कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए की प्रयोग को वैधता प्रदान करता है। एकदम सही है। और पशुधन भी
गिरवी या बंधक के रूप में हो सकता है। पशुधन ये गिरवी या बंधक के रूप में हो सकता है, बिल्कुल राइट है। और बात यहाँ आरबीआई की हो गई, तो आरबीआई का हमारा क्या हो जाएगा, आरबीआई की स्थापना के बारे में आप सभी को बता चुके हैं। हम आरबीआई के बारे में आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। दोस्तों बात करते हैं उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, जुलाई 2020 में श्रमिकों को नौकरी खोजने में सहायता के लिए प्रवासी रोजगार ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? रणबीर कपूर के द्वारा, या अनुराग कश्यप के द्वारा, या सोनू सूद के द्वारा, या प्रकाश झा के द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनू सूद के द्वारा जो है कौन सा ऐप खोजा गया था, प्रवासी रोजगार ऐप जो है सोनू सूद के द्वारा खोजा गया था। कोरोना काल में दोस्तों गरीबों की बहुत ही अधिक सहायता करने वाले कौन थे? सोनू सूद जी ने जो है, सोनू सूद ने बहुत ही मदद की थी लोगों की। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न अगर केंद्रीय बजट 2020-21 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक महत्वाकांक्षी भारत का घटक नहीं है? यहाँ पर दिया कह रहा है कि इसका कौन सा महत्वाकांक्षी घटक नहीं है। ऑप्शन ए में दिया जाए कर शिक्षा और कौशल, ऑप्शन बी में दिया कृषि सिंचाई एवं ग्राम विकास, या और ऑप्शन थर्ड में दिया पड़ोसी देशों के साथ अच्छे कूटनीतिक संबंध, या कल्याण जल एवं स्वच्छता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, पड़ोसी देशों के साथ अच्छे कूटनीतिक संबंध। ये जो है केंद्रीय बजट 2020-21 का जो है महत्वाकांक्षी भारत का घटक नहीं है। राइट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? क्या कहा था, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है उद्योग एवं आपूर्ति से संबंधित थे। किससे? उद्योग एवं आपूर्ति से। बात करते दोस्तों राजेंद्र प्रसाद की। ये दोस्तों गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति, गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति कौन थे? ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बात करते दोस्तों यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। पहले शिक्षा मंत्री, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री हमारे कौन थे? शिक्षा मंत्री हमारे कौन थे? ये हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करते दोस्तों, ये जो है सबसे युवा कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? ये हमारे कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी बने थे। उसके बाद बात करते 1940 से 1946 तक लगातार जो है अपने कांग्रेस के अध्यक्ष लगातार 6 वर्षों तक हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही रहे थे। दोस्तों यहाँ पर राजकुमारी अमृत कौर की बात हुई है, तो राजकुमारी अमृत कौर थी ये जो भारत की क्या रही हैं, ये जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था, इस संविधान सभा के निर्माण में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था। उनमें से राजकुमारी अमृत कौर भी एक हैं, और राजकुमारी अमृत कौर भी हैं, और इसमें सरोजिनी नायडू थी, और बेगम एजाज रसूल थी, और अन्य बहुत सारी महिलाओं ने अपना इसमें अहम योगदान दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया, मॉर्फिन को निष्कासित किया जा सकता है। मॉर्फिन को निष्कासित किया जा सकता है, किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अफीम के द्वारा। अफीम के द्वारा जो है, मॉर्फिन को किससे निष्कासित किया था? अफीम से मॉर्फिन को निष्कासित किया जा सकता है। दोस्तों अफीम बनाने का कारखाना उत्तर प्रदेश के यूपी की बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये गाजीपुर में लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ? उत्तर प्रदेश गाजीपुर में लगा हुआ है अफीम बनाने का कारखाना। अल्कोहल की बात करते हैं दोस्तों, अल्कोहल शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है, जिससे ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर तो डैमेज हो ही जाता है। तंबाकू से दोस्तों क्या होता है? तंबाकू से हमारा क्या होता है? इससे हमारे मुंह बिल्कुल बहुत ही ख़राब हो जाता है, और मुंह का कैंसर होने की भी संभावना रहती है। भांग भी ऐसा ही बहुत नशीला पदार्थ होता है, इनका सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए अति दुष्प्रभाविक साबित होता है। तो दोस्तों इसलिए इनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि पीवी सिंधु ने निम्नलिखित में से किस वर्ष महिलाओं की बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 2012 में पीवी सिंधु ने जो है महिलाओं की बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की रैंकिंग में जो है 2020 में स्थान प्राप्त किया था।
20वां स्थान प्रदान किया था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 2000 में भारत सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना शुरू की थी। अंत्योदय अन्न योजना का दोस्तों लाभ क्या है, इससे लाभ क्या है हमारा, इससे जो गरीब लोग होते हैं उन लोगों के लिए अंत्योदय अन्न योजना की व्यवस्था की गई थी। इसमें जो है उन लोगों को उस समय जो है 110 रुपये में 100 रुपये में उस समय दोस्तों 100 रुपये में 35 किलो राशन दिया जाता था। कितना, 100 रुपये में 35 किलो राशन दिया जाता था। लेकिन वो भी आज व्यवस्था प्रचलित है। 35 किलो ये दिया जाता है, जिसमें से हमारा 15 किलो चावल और 20 किलो चावल और 15 किलो गेहूँ दिया जाता था। और वर्तमान में भी ऐसा ही दिया जा रहा है। और ये अंत्योदय, इसका मतलब क्या, अंत्योदय अन्न योजना के पात्र जो हैं, ये इनका मतलब क्या है, ये गरीबी रेखा के नीचे हैं। किसके, गरीबी रेखा के नीचे हैं। किसके, गरीबी रेखा के नीचे लोगों को अंत्योदय योजना का लाभ मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों हमारा दिया अगर 1995 दिया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, 1995 में हुई थी। कब हुई थी, 1995। इस समय वर्तमान में जो है WTO की हेड कौन है, ये हमारी हैं अपनी चाची नागोजी ओकांजा इवेला जी जो हैं ये हमारी कौन है, ये वर्तमान समय में WTO की हेड है। नागोजी ओकांजा इवेला जो है वर्तमान में WTO की हेड हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिया है 2005 की बात करते हैं। 12 अक्टूबर 2005 को दोस्तों 2005 को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब शुरू किया था, 12 अक्टूबर 2005 को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट शुरू किया गया था। RTI दोस्तों, RTE नहीं, राइट टू एजुकेशन हो जाएगा। ये हमारा RTE दोस्तों, ये हमारा सन 2009 में आया था। RTI दोस्तों, राइट टू इन्फॉर्मेशन दोस्तों 12 अक्टूबर 2005 को आया था। यहाँ पर RTE की बात करते हैं दोस्तों, RTE राइट टू एजुकेशन, ये दोस्तों एक्ट 2009 का था। लेकिन इसे जो है अप्रैल 2010 में लागू किया। पूर्णतः जो अप्रैल 2010 में राइट टू एजुकेशन दोस्तों ये हमारा 2010 में लागू किया गया था। अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। इसमें जो दोस्तों 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो दोस्तों ये थी हमारे इन ऑप्शनों के बारे में चर्चा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लेकर, औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन 2 सर्वोच्च पद धारक सामंतों को मिर्जा खान का खिताब दिया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है, कह रहा है कि राणा रतन सिंह और उदय सिंह द्वितीय को, या गोविंद सिंह चौहान और राणा हमीर को, या जय सिंह और जसवंत सिंह को, या मान सिंह तोमर या राणा कुंभा को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, जय सिंह और जसवंत सिंह को ये जो है मिर्जा राजा का खिताब औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न दिया कर रहा है, प्रसिद्ध काव्य संकलन मधुबाला किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों ये हमारा मधुशाला किसके द्वारा लिखा गया, ये हमारा हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखा गया है। मधुशाला है, मधुबाला है, मधुशाला और ये सब हमारी किसकी रचनाएं हैं, ये हमारी हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख रचनाएं हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं यहाँ पर, अगर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुंबई में जो है, अब जो है बम्बई में उस समय, लेकिन अब जो है मुंबई के नाम से उसे जानते हैं। दोस्तों बात करते हैं 1885 में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और इसके पहले अध्यक्ष हमारे कौन थे, इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं, बनर्जी जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, इसके पहले अध्यक्ष हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे।
उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, इस समय वायसराय कौन था, इस समय जो है वायसराय कौन था। तो दोस्तों इस समय वायसराय हमारा कौन था, इस समय वायसराय हमारा था डफरिन था। कौन था, डफरिन था। दोस्तों डफरिन ने जो है, और लाला लाजपत राय जो थे हमारे, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय के द्वारा दोस्तों कहा गया था कि जो है ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना ये किसके दिमाग की उपज है, ये डफरिन के दिमाग की उपज है। लाला लाजपत के राय के द्वारा ये ऐसा कथन कहा गया था। क्या कहा गया था, ये जो है कांग्रेस की स्थापना ये डफरिन के दिमाग की उपज है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा दिया है इलाहाबाद प्रयागराज। तो दोस्तों जिसे हम अब प्रयागराज के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसमें 1888 में एक अधिवेशन हुआ था प्रयागराज में, 1888। इसके कांग्रेस अध्यक्ष हमारे कौन थे, जॉर्ज यूले थे। कौन थे, जॉर्ज यूले। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, 1888 में जॉर्ज यूले थे। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कोलकाता। क्या दिया है दोस्तों, हमारा दिया है कोलकाता दोस्तों, ये हमारा 1886 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था। कौन सा, 1886 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष हमारे कौन थे, दादा भाई नौरोजी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी जो है इसके अध्यक्ष थे। किसके, दादा भाई नौरोजी जो है कलकत्ता अधिवेशन जो कोलकाता के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ये पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे, हमारे दादा भाई नौरोजी जी थे। और दोस्तों यहाँ पर हमारे दिया मद्रास जो है, ये मद्रास अधिवेशन कब हुआ था, ये हमारा 1887 में हुआ था। कब हुआ था, 1887 में हुआ था दोस्तों। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब के द्वारा की गई थी। बदरुद्दीन किसके, इसको साफ कर देते हैं, किसके द्वारा की गई थी, इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा, बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसकी मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई थी। कलकत्ता और प्रयागराज और मुंबई के बारे में आप सभी को बता ही दिया है दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पर हमारा 1896 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1896 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। ये हमारा कहाँ हुआ था, हमारा कोलकाता में ही हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष हमारे कौन थे, रहमतुल्ला सयानी थे। कौन, रहमतुल्ला सयानी थे। रहमतुल्ला जो है सयानी जी इसके अध्यक्ष थे। और इसमें जो है पहली बार वंदे मातरम कब गाया था, ये 1896 पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 1896 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा देखने का है कि सम्राट शाहजहां द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना दिल्ली में नहीं कराई गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा, हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में हुमायूं जो है शाहजहां के द्वारा नहीं की गई थी। और यहाँ पर जामा मस्जिद है दिल्ली में, इसका निर्माण करवाया गया था इस शाहजहां के द्वारा। शाहजहानाबाद में दिल्ली में है, इसकी स्थापना शाहजहां के द्वारा। लाल किला दिल्ली में, ये भी शाहजहां के द्वारा निर्मित किया गया था। यहाँ पर दिया हुमायूं का मकबरा जो हुमायूं की पत्नी थी, हुमायूं की पत्नी ने इसका निर्माण किया था। हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। किसने, उनकी पत्नी जो है हाजी बेगम के द्वारा हुमायूं का मकबरा दिल्ली में इसका निर्माण उनकी पत्नी हाजी बेगम के द्वारा करवाया गया था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में का मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों मेघालय का राज्यपाल सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि शार्लॉक होम्स नामक चरित्र निम्नलिखित में किसके द्वारा रचित किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आर्थर कॉनन डॉयल के द्वारा इसे जो है शुरू किया गया था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है विच रेफरेंस टू ह्यूमन फिजियोलॉजी विच द फॉलोइंग होप्स मैनली कॉन्सेंट विद विजुअल इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्विपिटल हो जाएगा, एक्विपिटल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का 17वां भाग अनुच्छेद 343 से कितने तक आधिकारिक भाषा से संबंधित है,
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 343 से 351 तक। ये किससे संबंधित है, भारत की राजभाषा 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 हिंदी है, राजभाषा हिंदी है। ऐसा दोस्तों हमारा किस आर्टिकल से इसमें बताया गया है। इसका प्रचार प्रसार आर्टिकल 351 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत की जो है राजभाषा है उसका प्रचार प्रसार किया जाए। दोस्तों बात करते हैं भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा कोई भी भारत की नहीं है। राष्ट्रभाषा की बात करते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है निम्न में से कौन सी भारत की राष्ट्रभाषा, कह देता है जो है हिंदी जो है कौन सी भाषा है, राजभाषा है। ऑप्शन में लिखा होता हिंदी भारत की कौन सी भाषा है, राजभाषा है, राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा है यह हमारी राजभाषा है, राजभाषा है, यह उपयुक्त सही देगा किस इनमें से सारे, ऐसा दोस्तों कहेगा वो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जो है फर्स्ट राजभाषा है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा हमारे देश की कोई भी नहीं है। और यहाँ पर दिया दोस्तों आर्टिकल 352 दिया है। आर्टिकल 352 में हमारा क्या देगा, करा राष्ट्रीय आपात। दोस्तों हमारा किसमें देगा, राष्ट्रीय आपात। दोस्तों आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात दिया गया है। किसमें, राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 में दिया है। और राष्ट्रपति शासन दोस्तों आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन दिया गया। किसमें, राष्ट्रपति शासन। दोस्तों ये हमारा आर्टिकल 356 में लिखा है। और बात करते हैं आर्टिकल 360 में। आर्टिकल 360 में हमारा वित्तीय आपात है। क्या है, वित्तीय आपात। दोस्तों आपात ये हमारा किस आर्टिकल में है, वित्तीय आपात ये हमारा किस आर्टिकल में है, वित्तीय आपात हमारा आर्टिकल 360 में है। बात करते हैं राष्ट्रीय आपात, अब तक दोस्तों 3 बार लग चुका है। कितनी बार लगा है, 3 बार अब तक राष्ट्रीय आपात लग चुका है। और बात करते हैं राष्ट्रीय आपात, तो राष्ट्रीय आपात दोस्तों अब तक लगभग 125 बार से भी अधिक लग चुका है। 125 बार से भी अधिक राष्ट्रीय आपात लग चुका है। और बात करते हैं वित्तीय आपात की। दोस्तों वित्तीय आपात भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा हुआ है, एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करा 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गैर भाजपा शासित राज्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश या कर्नाटक या आंध्र प्रदेश या उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित, तो इसका राइट आंसर होगा हजीरा बंदरगाह गुजरात में स्थित है। बात करते हैं दोस्तों पारादीप। पारादीप कहाँ स्थित है, पारादीप हमारा ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है, ओडिशा में पारादीप स्थित है। और यहाँ पर दिया दोस्तों हमारा हल्दिया। हल्दिया बात करते हैं हमारा पश्चिम बंगाल में कहाँ स्थित है, हल्दिया हमारा कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करा भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति के द्वारा की जाती है। दोस्तों भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गया और वित्त मंत्री, इन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये हमारा राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की दोस्तों नियुक्ति हमारा आर्टिकल 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों हमारा किसमें, आर्टिकल 124 के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की इसके अंतर्गत नियुक्ति की जाती है। और वित्त मंत्री की बात करते हैं आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त मंत्री की नियुक्ति की जाती है। ये सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति करवाता है। और यहाँ पर अटॉर्नी जनरल की बात, वही भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, हमारी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति की द्वारा की जाती है। अटॉर्नी जनरल यानी आर्टिकल 76 के द्वारा इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। करा पुरुषों में 1883 में विश्व कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे घोषित किया गया था, कपिल देव को या महेंद्र अमरनाथ को या मदन लाल को या के श्रीकांत को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र अमरनाथ को जो है 1883 में विश्व कप में फाइनल मैन ऑफ द मैच नियुक्त किया गया था, घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखकर मेरियाना गर्त में स्थित है। कौन सा, मेरियाना गर्त में स्थित है। ये हमारा कहाँ स्थित है, अटलांटिक हिंद अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, या उत्तरी अटलांटिक महासागर में, या प्रशांत महासागर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, प्रशांत महासागर में स्थित है।
मेरियाना गर्त की बात करते हैं दोस्तों, ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है। विश्व का ये हमारा विश्व का सबसे सबसे विश्व का सबसे गहरा गर्त है। सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सबसे गहरा गर्त कौन सा है? ये हमारा प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। दोस्तों इसकी बात करते हैं गहराई की। दोस्तों लगभग इसकी 11,000 इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर दोस्तों इसकी लगभग गहराई है। 11,022 मीटर लगभग इसकी गहराई है, प्रशांत महासागर में स्थित है। और पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न देगा, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए योगदान के अतिरिक्त कर कटौती के पात्र थे। तो इसका राइट आंसर 50,000। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना के किए गए योगदान के 50,000 के अतिरिक्त कर कटौती के पात्र हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करें, टेनिस के संदर्भ में स्टेफी ग्राफ की राष्ट्रीयता निम्नलिखित में कहाँ की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में की गई है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। करें, निम्नलिखित में से राजाओं में से किसे आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी? दोस्तों आंध्र भोज की उपाधि हमारा वीर नरसिंह राय या राम राय या आलिया राम राय या कृष्णदेव राय को दी गई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th, कृष्णदेव राय को जो है आंध्र भोज की उपाधि प्रदान की गई थी। दोस्तों कृष्णदेव राय दोस्तों इनके दरबार में अष्टदिग्गज थे। कौन से अष्टदिग्गज? दोस्तों किसके दरबार में थे दिग्गज? दोस्तों ये हमारे कृष्णदेव राय के दरबार में थे। किसके? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कराए, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये हमारे नेफू रियोजू जो हैं नागालैंड के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, यू कैन विन नामक पुस्तक के निम्नलिखित में से कौन लेखक हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवखेड़ा जी जो हैं यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे शिवखेड़ा जी हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विधिक निकाय है? कौन सा एक विधिक निकाय है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा NHRC जो है ये हमारा क्या है? ये एक विधिक निकाय है। और यहाँ पर देखकर CAG दोस्तों ये हमारा संवैधानिक निकाय है। दोस्तों इसमें संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। इस CAG का उल्लेख दोस्तों आर्टिकल 148 के अंतर्गत CAG का उल्लेख किया गया है। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है ये आर्टिकल 312 में इसका उल्लेख किया गया। किसमें? आर्टिकल 312 में इसका उल्लेख किया गया है। और यहाँ पर वित्त आयोग की बात करते हैं दोस्तों, आर्टिकल 280 के अंतर्गत इसका जो है क्या किया गया है? इसका उल्लेख किया गया है। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो है आर्टिकल 148, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 312 और वित्त आयोग का गठन दोस्तों 280 आर्टिकल में राष्ट्रपति के द्वारा ये वित्त आयोग चुना जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों ये तीनों CAG और UPSC के अध्यक्ष और वित्त आयोग के अध्यक्ष सभी लोगों को जो है प्रेसिडेंट क्या करता है? नामित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर गुलबदन बेगम हुमायूंनामा एकदम सही है। अबुल फजल अकबरनामा एकदम सही है। अब्दुल हमीद लाहौरी पादशाहनामा एकदम सही है। बकर मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम शाहनामा, तो दोस्तों इसका गलत हो जाएगा। दोस्तों शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई? हमारा फिरदौसी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? फिरदौसी जी के द्वारा जो है शाहनामा लिखी गई है। किसके द्वारा? फिरदौसी के द्वारा। गुलबदन बेगम हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा और अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा और अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा पादशाहनामा और जो है फिरदौसी के द्वारा शाहनामा लिखी गई है। राइट आंसर इसका 4th हो जाएगा, मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम नहीं होगा। ये दोस्तों 4 बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये पुस्तकें हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रिवर बनास इज ट्रिब्यूनरी ऑफ रिवर। जो है बनास की सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों हमारी चंबल नदी ये बनास की सहायक नदी है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत सरकार द्वारा सिक्कों की ढलाई की जाती थी?
तो दोस्तों सिक्कों की ढलाई हमारा अलीपुर में की जाती थी या गुरुग्राम में की जाती थी या इंदौर में की जाती थी या कटक की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अलीपुर में सिक्कों की ढलाई की जाती थी। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर गुरुग्राम की बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हमारा सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा में है। और इंदौर मध्य प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? हमारा इंदौर मध्य प्रदेश है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इस यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया कर रहा है जल डमरू मध्य दो बड़े स्थानों को जोड़ने वाला एक सकरा भाग, एकदम सही है। कह रहा द्वीपुंज द्वीपों की एक श्रृंखला, एकदम सही बात है। खाड़ी जो है महासागर के भूभाग में एक बड़ी प्रवेशिका है। और बरखान जो है समुद्र की ओर क्रमिक ढाल वाली एक भूमि की एक पट्टी है, एकदम गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि हवा में जलाए जाने पर मैग्नीशियम की पट्टी चमकदार ज्वाला के साथ जलती है। किस ज्वाला के साथ? नीली ज्वाला के साथ या हरी ज्वाला के साथ या सफ़ेद या लाल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद ज्वाला के साथ हवा में जलाए जाने पर मैग्नीशियम की पट्टी सफ़ेद ज्वाला के साथ जलती है। अगला दिया करें टेक्सोनॉमी स्टडी कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज एन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीसीज। क्या हो जाएगा? स्पीसीज जो है इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। ये हमारा इंग्लिश में क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जो हमारे क्या आ गए इंग्लिश में इसमें आ गए हैं। तो दोस्तों हिंदी में सारे क्वेश्चन हिंदी में थे, लेकिन जो है इसमें एक दो इंग्लिश के प्रश्न आ गए हैं। अगला प्रश्न दिया करें वेल्ट्स यानी डाउन्स और पंपाज किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? घास के मैदानों से या बादलों के प्रकार से या घाटियों से या वाणिज्य कृषि से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? घास के मैदानों से। दोस्तों वेल्ट्स जो है ये हमारा कहाँ कहते हैं? वेल्ट्स, ये घास के मैदान जो है ये कहाँ से संबंधित है? ये हमारा साउथ अफ्रीका से। वेल्ट दोस्तों ये साउथ अफ्रीका के लोग जो हैं घास के मैदानों क्या कहते हैं? वेल्ट्स कहते हैं। और डाउन्स दोस्तों बात करते हैं। डाउन्स दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के, किसके? ऑस्ट्रेलिया के लोग दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के लोग क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के लोग कहते हैं डाउन्स। और पंपाज जो है, पंपाज की बात करते हैं दोस्तों। पंपाज ये अर्जेंटीना के लोग कहते हैं, किसके? अर्जेंटीना के लोग दोस्तों पंपाज कहते हैं। अर्जेंटीना के लोग पंपाज कहते हैं। और यहाँ पर पूछ लेता है प्रेरीज, कौन सा? प्रेरीज पूछ लेता है। प्रेरीज घास के मैदान ये दोस्तों किसके द्वारा कहे बोले जाते हैं? प्रेरीज जो है उत्तरी अमेरिका, किसके द्वारा? उत्तरी अमेरिका के लोगों द्वारा ये दोस्तों प्रेरीज घास के मैदानों को कहा जाता है। और पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि इसका जो उत्पादकों एवं फर्मों द्वारा क्रय किए गए माल एवं सेवा की लागत की निगरानी हेतु किया जाता है, या इस समय के साथ जीवन यापन व्यय में परिवर्तन की निगरानी हेतु प्रयोग किया जाता है, या जो है यह माल एवं सेवा के उत्पादन स्थल से निकासी या उत्पादन स्थल पर प्रवेश के समय उनके विक्रयों में औसत परिवर्तन का मापन करता है, या घरेलू स्तर पर उत्पादित सभी माल एवं सेवाओं की कीमत प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, या समय के साथ जीवन यापन व्यय में परिवर्तन की निगरानी हेतु प्रयोग किया जाता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशंस सुटेबल डेवलपमेंट गोल विच द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लाइमेट एक्शन गोल। क्या हो जाएगा? क्लाइमेट एक्शन गोल नंबर 13 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? क्लाइमेट एक्शन गोल 13 हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? दोस्तों सन 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये हमारा पीटर हैंडके को दिया गया था। किसको? पीटर हैंडके को दिया गया था। बात करते वर्तमान में साहित्य का पुरस्कार दोस्तों किसे दिया था? 2023 में साहित्य का पुरस्कार किसे दिया गया? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फासे को दिया। किसको? जॉन फासे को दिया गया। किसको? जॉन फासे को साहित्य का
साहित्य 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं नोबेल पुरस्कार दोस्तों, ये नोबेल पुरस्कार हमारे कब ये हमारे कब से 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ये दोस्तों 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। किन क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। शिक्षा, ये हमारा क्या होगा, साहित्य है, भौतिक है, रसायन है और मेडिसिन है, अर्थशास्त्र है। इन सभी क्षेत्रों में ये दिए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं और शांति के क्षेत्र में भी दिया जाता है। और बात करते दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया हमारा नोबेल पुरस्कार। बात करते एशिया में सबसे पहले दोस्तों इनको जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी को, किसको? रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि पुस्तक के लिए, गीतांजलि पुस्तक के लिए दोस्तों सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, कह रहा हाउ मेनी एटम आर देयर इन द मेथेन मोल। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध सेलुलर जेल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कह रहा सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? ये हमारी दमन दीव में स्थित है, या पोर्ट ब्लेयर में, या पुदुचेरी में, या कवरत्ती में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड। क्या हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर में जो है सेलुलर जेल स्थित है। कहाँ स्थित है? सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक, कह रहा भारतीय बैंक नोटों पर निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध अंकित होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैं विस्तार करने का वचन देता हूँ, या मैं बात करने का वचन देता हूँ, या मैं भारत की मुद्रा हूँ, या मैं भुगतान करने का वचन देता हूँ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैं भुगतान करने का वचन देता हूँ। राइट आंसर 4th हो जाएगा। ऐसा दोस्तों हम 100 की नोट हो, या 10 का नोट हो, या 500 का हो, या 2000 का नोट हो। 2000 का तो वर्तमान में दोस्तों ये बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। 500 और 1000 और 200 रुपये, 1000 भी बैन है। 100, 500 का नोट वर्तमान समय में चल रहा है। तो मैं धारक को वचन देता हूँ, मैं धारक को, जैसे लिखा होता है यहाँ पर अक्षरों में लिखा होता है, शब्दों में, मैं धारक को क्या लिखा होता है, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। मैं धारक को 500 रुपये देने का वचन देता हूँ। दोस्तों ऐसा नोट पर हमारी 500 की नोट पर ऐसा आप सभी को देखने को मिलेगा, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, ऐसा लिखा होता है। तो वही यहाँ पर प्रश्न पूछा गया। राइट आंसर इसका 4th हो जाएगा। कह रहा है 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड घोषित किया, जिससे वंचित वर्गों, मुस्लिमों, यूरोपीय, सिख, आंग्ल भारतीय एवं भारतीय मूल के ईसाइयों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडलों के प्रावधान किए गए थे? ये दोस्तों कौन था? ये रैमसे मैकडोनाल्ड था। कौन था? रैमसे मैकडोनाल्ड था। ये ब्रिटिश का प्रधानमंत्री के ने जो है रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम कम्युनल अवार्ड घोषित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है। कहाँ स्थित है? ये हमारा पटियाला में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये हमारा पटियाला में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा द धर्म त्रिपिटक इन बौद्धिज्म मीन 3। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बास्केट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बास्केट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। निम्नलिखित में से किस संगीतकार का संबंध असम राज्य से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हरिहरन, या मन्ना डे, या अनुराधा पौडवाल, या भूपेन हजारिका हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा। भूपेन हजारिका जी जो है वे किससे संबंधित है? या असम राज्य से संबंधित हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया कर आर्थिक मामलों की
मंत्रिमंडलीय समिति CCEA विपणन सत्र 2020-21 हेतु ए ग्रेड वाले धान के प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। मिनिमम सेलिंग प्राइस निर्धारित किया गया था। ये कितना निर्धारित किया गया था? ए ग्रेड वाले चावल की धान के लिए 1888 रुपया ये निर्धारित किया गया था सन 2020-21 में। ए ग्रेड वाले धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिनिमम सेलिंग प्राइस दोस्तों 1888 रुपये निर्धारित किया गया था 2020 में। अगला प्रश्न दिया करा अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य के रूप में कितने नृत्य के रूप में जाने जाते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 जो शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाने जाते हैं। ये थे दोस्तों आज की हमारी क्लास। आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दो और जल्द से जल्द क्या करो, दोस्तों को शेयर करो और जल्द से जल्द हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करो। आप सभी को कंटेंट अच्छा से अच्छा हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और कोशिश भी करते रहेंगे आप सभी को अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और जो आप सभी को होमवर्क के लिए प्रश्न दिया है, कह उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? यूपी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इस जो है क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे और कल फिर मिलेंगे सुबह 7:30 बजे। जय हिंद।